का प्यार की मात्रा को देखो। असाद बहुत खुश हो गया। आखिरकार वह लड़की जिसे वह 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आज उसके सामने आ गई थी तो खुश तो होगा ही ना। वही जब उस लड़की ने अरबिका को यूं बीच में बोलते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही उसने अरिका को ठीक से देखा वह बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि इस समय अरिका 1 नंबर की सायको लग रही थी। वही अरबिका की खूबसूरती देखकर उसे जलन भी हो रही थी। अरे खुश हो रहा था। तभी आविका बोली, मेरे सामने तो तुम बड़ी सती सावित्री बन रहे थे और यहाँ इस कलम मोही के साथ मुंह काला कर रहे हो। मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? हाँ बताओ, कौन है ये चुड़ैल सी लड़की जिसके साथ तुम यहाँ गुलचरे उड़ा रहे हो? और कब से तुम दोनों का ये गुटकू चल रहा है? हाँ जवाब दो मुझे। इतना बोलकर वह गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से साइको की तरह आद्रव को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक टैक्सी में सौम्या बैठी थी। आज वह बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसे उसकी पहली सैलरी मिली थी जिससे वह अपनी माँ का इलाज करवा सकती थी। यही सोच कर वह बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी टैक्सी एक खूबसूरत घर के सामने रुकती है। वह घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। वह घर ना तो ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उस घर के बाहर एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे सुंदर और खुशबूदार फूल लगे हुए थे। तभी सौम्या की टैक्सी रुकती है और वह टैक्सी से उतरकर टैक्सी वाले को पैसे देती है और फिर घर के अंदर चली जाती है। वही जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, एक औरत की गुस्से भरी आवाज़ आती है, आ गई तुम महारानी कहीं की, हम कब से यहाँ भूखे मरे जा रहे हैं और तुम्हें अपनी इलाशियों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आए हो। इतना कहकर वह औरत नफरत से सौम्या को देखने लगती है। वही उसकी कड़वी बातें सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे अब ऐसे तानों की आदत पड़ चुकी थी। वह बस सिर झुकाए हुए बोलती है, माफ़ करना चाची, आज लेट हो गया लेकिन आगे से नहीं होगा। इतना बोलकर वह घर के अंदर आ जाती है। जी हाँ, ये औरत कोई और नहीं, सौम्या की चाची है, रेखा अग्रवाल, जो सौम्या से नफरत करती थी। इसलिए वह हमेशा उसे ऐसे ही जली कटी बातें सुनाती रहती थी। ऊपर से घर का सारा काम भी उसी से करवाती थी। सौम्या के पिता के जाने के बाद उन्होंने सौम्या को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। सौम्या अपने रूम में अपने कपड़े बदलने जा रही थी। तभी सौम्या की कजिन सिस्टर मोनाली अग्रवाल मुंह बनाते हुए बोली, ओह हेलो, वहाँ कमरे में कहाँ जा रही हो तुम? अभी के अभी किचन में जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, समझी? इतना बोलकर वह महारानियों की तरह सोफे पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों में नेल पेंट लगाने लगती है। वही उसकी बात सुनकर सौम्या अपनी चाची को देखने लगती है तो उसकी चाची गुस्से में बोली, तुझे सुनाई नहीं देता मनहूस कही कि मेरी बेटी ने क्या कहा? अपने बाप को मरने के बाद मेरी बेटी को और हमें भूखा मारने का प्लान है? हाँ, अपने बाप को तो खा गई तू, अब हमारे ही परिवार को खाने का सोच रही है। पता नहीं कहीं से यह मनहूस हमारे पल्ले पर पड़ गई। खुद का बाप तो मर गया और इसको और इसकी बीमार माँ को हमारे माथे में दिया अच्छा होता। अगर भाई साहब के साथ ये दोनों भी उसी दिन मर जाती। वही उसकी बातें सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप किचन में चली जाती है, क्योंकि वैसे भी यहाँ उसका अपना सुनने वाला कोई नहीं था, तो वह भला किससे शिकायत करती, किससे अपने दिल की बात कहती, और यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह पिछले 12 सालों से ये सब झेलती आ रही थी, इसलिए उसे इस दर्द, तानों और जल्लत की आदत सी हो गई थी। वह जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वह सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जैसे ही उसकी चाची, चाचा और कजन बहन खाना खाने लगते हैं, सौम्या किचन में जाकर बर्तन और सारे काम करने लगती है। 2 घंटे बाद जब वह सारे काम करके डाइनिंग टेबल पर आती है तो वहाँ बिल्कुल भी खाना नहीं था। सिर्फ एक रोटी और थोड़े से चावल बचे थे, तो सौम्या बिना कुछ कहे चुपचाप उन्हें खा लेती है कि उनकी यूज़ बहुत भूख लगी थी। फिर अपने रूम में जाती है, जो कि एक पुराना सा स्टोर रूम था। वहाँ एक अलमारी से वही एक फ़ोटो निकालती है जिसमें एक हैंडसम आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तस्वीर और किसी की नहीं, उसके मम्मी, पापा और उसकी थी। जब उसके पिता जिंदा थे तब वे सब कितने खुश थे, एक परफेक्ट फैमिली थे। टू बी कंटिन्यू। 76 जब सौम्या के पिता जिंदा थे तब सौम्या की लाइफ किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। वह, उसकी मम्मी और उसके डैड अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। सौम्या के डैड एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, जिससे वे एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, और यह घर भी सौम्या का ही था जो उसके पिता ने बहुत मेहनत से अपने परिवार के लिए बनवाया था। वे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। सौम्या जब 10 साल की होगी तभी वह अपनी मम्मी पापा के साथ किसी फंक्शन में गई थी। तभी उनकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया।
उस कार एक्सीडेंट में उसके पिता ने तो उसे बचा लिया, लेकिन उनकी खुद की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और उसकी मम्मी के सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई। इस तरह एक पल में ही उनका हंसता खेलता परिवार एक पल में बर्बाद हो गया। वहीं सौम्या के डैड के जाने के बाद उसके चाचा चाची उसके घर में उसका ख्याल रखने के लिए आए, लेकिन उन्होंने सौम्या का ख्याल नहीं रखा बल्कि उसी के घर पर कब्जा कर लिया। जिस घर में सौम्या राजकुमारी की तरह पली बड़ी थी, उसी घर में उसे एक मुफ्त की नौकरानी बना दिया गया। सौम्या की सारी चीजें उससे छीनकर उसके चाचा चाची ने अपनी बेटी मोनाली को दे दी, यहाँ तक कि उसके कपड़े और खिलौने भी उसके कमरे से निकालकर उसे इस पुराने और गंदे से स्टोर रूम में रहने को बोल दिया गया। और जब इससे भी उसकी चाची का मन नहीं भरा तो उसकी चाची नन्ही सी 11 साल की सौम्या से पूरे घर का काम करवाने लगी, क्योंकि उसे सौम्या और उसके परिवार से नफरत थी, क्योंकि सौम्या का परिवार उनसे ज़्यादा अमीर था। वहीं मोनाली भी सौम्या से नफरत करती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। इसीलिए वह भी सौम्या को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। और अपने ही घर में सौम्या की जिंदगी नर्क बन गई, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी माँ के इलाज का पैसा उन्हें चाचा चाची देते थे। लेकिन सौम्या को यह नहीं पता था कि उसके चाचा चाची उसकी माँ के इलाज के लिए अपने पैसे नहीं देते थे, बल्कि उसके डैड ने एक बीमा करवाया था, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनके परिवार को कोई परेशानी ना हो। उसी बीमे से हर महीने उसके चाचा को हजारों रुपए मिलते थे, जिससे उनका घर चलता था, क्योंकि सौम्या के चाचा एक बहुत ही अयाश किस्म के इंसान थे। वे जो भी कमाते थे अपनी अयाशियों में उड़ा देते थे और घर का सारा खर्च उसी बीमे के पैसों से चलता था। इस बात को सौम्या के चाचा चाची अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे हर महीने सौम्या की मां का इलाज करवाते थे, ताकि उन्हें बीमे के पैसे मिलते रहे, क्योंकि उस बीमे की नॉमिनी सौम्या की मां थी। WOHSUM व की मैन का इलाज किसे नहीं करवे, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि सौम्या की मां पूरी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उनके आराम की जिंदगी छीन जाएगी। वही सौम्या को यही लगता था कि यह लोग उसकी मां का इलाज करवा रहे हैं, इसलिए वह चुपचाप उनकी जली कटी बातें सुन लेती थी और उनके सारे अत्याचार सह लेती थी। दूसरी तरफ अद्रविका की बातें सुनकर हैरान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी छिछोरी को उसके किसी लड़की के साथ होने से जलन हो रही है। लेकिन वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो, इसलिए वह कुछ बोलने ही वाला था। तभी उसके पास खड़ी लड़की गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की, और हम जो भी करे तुम होती कौन हो हमें बताने वाली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की। फिर वह अदरक को प्यार से देखते हुए बोली, सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है ये लड़की पागल हो गई है, मैं आपको यहाँ का पूरा शहर घुमा दूंगी। इतना कहकर वह बड़े प्यार से अदरक को देखने लगी। वही उसकी बात सुनकर हमारे अदरक की तो सांस ही अटक गई। वह डर से अपना थूक निगलते हुए अरबिका की तरफ देखता है, जो शैतानी स्माइल लिए अपनी गर्दन पर अजीब तरीके से हाथ फेरते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। ये देखकर अदरक फिर से अपना थूक निगल लेता है और जल्दी से उस लड़की से दूर होकर बोला, क्या कहा आपने बहन जी, और यह सुनिए क्यों बोल रही है मुझे, और ये लड़की कोई पागल नहीं है, यह मेरी पागल परमेश्वरी है। मेरा मतलब है यह मेरी पत्नी परमेश्वरी है, और आप मेरी पत्नी की मेरे ही सामने बुराई कर रही है। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पति निम्रता पति हूं, और मैं आपके साथ क्यों जाऊं। बहन जी, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, मैं तो बस आपसे रास्ता पूछ रहा था। वही अपने लिए बहन जी सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, और वह गुस्से में आद्र को देखकर बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहन जी बुलाने की, किस एंगल से मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ। तो उसकी टन सुनकर आद्र को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अरबिका उसके सामने थी, इसलिए वह मासूम बनकर बोला, बहन जी आप मुझे हर एंगल से बहन जी ही लगती हैं, वैसे तो आप आंटी लगती है, लेकिन आपको बुरा ना लगे इसलिए आपको बहन जी बोल रहा हूँ। वही उसकी बात सुनकर उस लड़की का ईगो हट हो जाता है, और वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। और इतना कहकर वह ये देखकर हमारी अर्पिका के अंदर की पजेसिव बीवी जाग गई, और वह लड़की अदरक का हाथ पकड़ने ही वाली थी, तभी उसे अर्पिका की डरावनी आवाज़ सुनाई दी, उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी, और अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। वही अर्पिका की इतनी डरावनी और इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर वो लड़की अंदर तक कांप गई। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसकी जान हालत में आ गई, क्योंकि इस समय अर्बिका के हाथ में एक गन थी, और वह उस गन को देखकर साइको की तरह मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर उस लड़की की डर से हालत खराब हो गई, और उस लड़की ने ना आओ देखा ना आओ, और वह जल्दी से वहां से गिरते पड़ते भाग गई। वहीं उसके जाने के बाद अब वहां पर सिर्फ अर्बिका और ADRIV ही बचे थे। वही अर्बिका इस समय अदरक को शैतानी स्माइल लिए देख रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। टू बी कंटिन्यू अदरक का ड्रामा और नंबर ये देखकर हमारे आद्रक की हालत डर से खराब हो गई, लेकिन वह अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल
लिए हकलाते हुए बोला, पत्नी परमेश्वरी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मुझे बिना पकाए ही कच्चा खा जाओगी। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका एक अजीब सी स्माइल लिए बोली, हाँ प्लान तो कुछ ऐसा ही है मेरे जल्दबाजी के प्यारे पति। क्या यहाँ पर सारे लड़के मर गए थे जो तुम चुड़ैल से रास्ता पूछने गए? फिर वह गुस्से से बोली, सारी की सारी मरजात एक जैसी ही होती है, तुम्हें तो बस मौका चाहिए था किसी लड़की से बात करने का, है ना? सही कहा ना मैंने? और इतना बोलकर वह दांत पीसती है पर अजीब स्माइल के साथ से आद्रव के करीब जाते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे जल्दबाजी के पति, मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तुम किसी लड़की से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखने से भी दोगे। और इतना कहकर वो उसके बिल्कुल करीब आ जाती है, जिससे उसकी सांसें आद्र को अपने गले पर महसूस होने लगी। वही अर्बिका को अपने इतने करीब से देखकर अद्र तो जैसे सुन हो गया, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और सांस लेना ही भूल गया। वहाँ अर्बिका खूबसूरती में खोया हुआ था कि लेकिन तभी उसे अर्बिका की खतरनाक आवाज सुनाई दी, एक काम करती हूँ आपके हाथ पैर तोड़ देती हूँ, अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ ही दूंगी तो तुम्हें ये घूमने का शौक ही नहीं लगेगा, और अगर तुम घूमने नहीं जाओगे तो तुम्हें किसी चुड़ैल से रास्ता पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना? जल्दबाजी के पति परमेश्वर वही हमारा आद्र जो पहले अर्बिका के मासूम से चेहरे और खूबसूरती में खोया हुआ था, जैसे ही उसकी यह बात सुनता है वह आंखें बड़ी बड़ी कर अर्बिका की तरफ देखता है और फिर डर से हिलाते हुए बोला, पागल, मेरा मतलब पत्नी परमेश्वरी तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? हाँ हाँ मजाक ही कर रही होगी, आखिर कौन सी पत्नी अपने इतने क्यूट हैंडसम गुड लुकिंग पति को अपहिज बनाएगी, है ना? और इतना कहकर वह बड़ी ही मासूमियत से उम्मीद भरी नजरों से अर्बिका को देखने लगा। तो अर्बिका बोली, मैं बनाऊंगी अपहिज प्यारे पतिदेवा को, मैं ऐसा पहला पत्नी बनने का रिकॉर्ड बनाऊंगी जिसने अपने पति को अपहिज बनाया है। और इतना कहकर वह बड़ी ही मासूमियत से एड्रिप को देखने लगी। वही एड्रिप तो उसकी की यह मासूम शक्ल और शैतानों वाला दिल देखकर हैरान ही हो गया। वही उसे अब अंदाजा हो गया कि अब आका उसे नहीं छोड़ेगी, तो वह फिर से अपना रोने का ड्रामा करने लगा। रोते हुए बोला, हाँ हाँ अब बस यही कहना बाकी रह गया है। पहले तुमने अपने हवस और छिछोरेपन की स्याही से मेरे जिस्म पर छोड़ हुई पति का दाग लगाया है, पर तुमने मेरी फर्श किस चुराकर और मेरी इज्जत लूटकर और मुझसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो अब तुम मेरे हाथ पैर भी तोड़ने वाली हो। पहले मुझसे जबरदस्ती शादी करके तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम मेरे हाथ पैर भी तोड़ना चाहती हो। और इतना कहकर वह छाती पीट पीट कर रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है जो मुझसे जबरदस्ती शादी करने के बाद मुझे एक रात का पति बनाकर छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि यह जालिम दुनिया वाले मुझे क्या ताने मारेंगे, मुझे एक अकेले अबला मर्द को देखकर क्या सुले करेंगे। तुम्हें पता भी है ये दुनिया वाले एक छोड़े हुए पति को किस नज़र से देखते हैं, और अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमसे भी बड़ी कोई लुच्ची लफंगी मेरा फ़ायदा उठा लेती तो तुमने ये भी नहीं सोचा, मुझे यूं ही छोड़कर भाग गई। अब क्या ही करोगी? इतना बोलकर वह रोने का नाटक करने लगा। वही हमारे हीरो ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिससे हमारी अर्बिका फिर से स्पीचलेस होकर उसे आंखें फाड़े देखती रह गई। मतलब इस लड़के ने उससे शादी की और अब ये कह रहा था कि उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की, और उससे भी बड़ी लुच्ची लफंगी का क्या मतलब? क्या वह कोई लुच्ची लफंगी गली की आवारा गुंडी है? वह कुछ बोलने ही वाली थी तभी बामिका की आवाज़ आई, दी कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनकर अर्बिका का ध्यान भटक गया और वह वहाँ जाने लगती है। वही बामिका अर्बिका को ढूंढ रही थी क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था उसे यहाँ पर आए हुए। वही अभी अद्रव और अर्बिका बिल्कुल कोने में खड़े थे, जिस कारण लोग उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। वही उसे देखकर अर्बिका कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अद्रव ने उसका हाथ पकड़ लिया और इतने में बामिका उसे ढूंढने के लिए कैफे के दूसरे साइड चली गई। तो ये देखकर अद्रव उसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह बोला, आप कहाँ जा रही? तुम मुझे छोड़कर फिर से मुझे छोड़ना चाहती हो? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शादी के बाद एक लड़की का घर ससुराल ही होता है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वही उसकी बात सुनकर अर्बिका हैरान हो गई और वह बोली, क्या ससुराल? तो एड्रिप बोला, हाँ दोनों की शादी हो गई है, इसलिए या तो तुम अपने ससुराल में यानी मेरे घर रहोगी या फिर मैं अपने ससुराल में यानी तुम्हारे घर रहूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वहीं उसकी बात सुनकर अर्बिका परेशान हो गई। ऐसा नहीं था कि वह शादी को नहीं मानती थी, उसने अदरक के बारे में जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की थी और उसे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह गुस्से झुंझलाते हुए बोली, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली हूँ, मैं अभी बची हूं और अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम पर बाल विवाह का केस दर्ज कर दूंगी। वही उसकी बात सुनकर आद फिर से छाती पीटकर रोने लगा। ये देखकर का परेशान हो गई क्योंकि बामिका की यहीं पर आने वाली थी और रास्ते से आते जाते लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमारी आविका एक अत्याचारी बीवी है जो अपने मासूम पति पर अत्याचार कर रही है। वह तो अच्छा हुआ कि वह कैफ़े अंदर से साउंड प्रूफ था, वरना अब तक तो पूरा कैफ़े उनका ये तमाशा देखकर बाहर आ चुका होता। इसलिए वह परेशान होते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अपने मम्मी डैड को तुम्हारे बारे में नहीं
बताया है और मेरे मम्मी डैड इस शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो उसकी बात सुनकर अदरव झट से बोला, अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर दे दो। उंगली अपनी तरफ पॉइंट करते हुए मासूमियत से बोली, क्या मेरा नंबर? अदरव बोला, हाँ तुम्हारा नंबर। तो उसकी बात सुनकर आबिका बोली, लेकिन मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों? तो अदरव भी उसी टोन में बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो अर्बिका बोली, लेकिन मैं तुम्हें अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वह किसी भी अनजान इंसान को अपना नंबर बिल्कुल भी नहीं देने वाली थी। ओरिका इस लड़के के साथ अपना नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दो मुलाकातों में ही आद्रव ने उसकी दुनिया हिला दी थी। अगर उसने आद्रव को अपना नंबर दे दिया तो पता नहीं ये लड़का उसे पागल ही ना कर दे। तो उसकी बात सुनकर आद्रव रोते हुए बोला, अच्छा मत दो अपना नंबर, लेकिन अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी लड़की ने मेरी मासूमियत हैंडसम क्यूटनेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं बेचारा लच मासूम अगला नारा क्या करूँगा। वही उसकी बात सुनकर हमारी अर्बिका अपने ख्यालों में खो गई और उसके सामने सीन चलने लगा जहां पर आदि किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखकर अर्तिका का दिल एक बार फिर सुलग जाता है और वह आदि को अपना नंबर दे देती है, क्योंकि वह अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर किसी का भी कब्जा नहीं चाहती थी। उसको नंबर देने के बाद बल कैफे के अंदर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद आद्रव एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रख कर बोला, थैंक यू एकता कपूर, आज तुम्हारे सीरियल की वजह से ही मैं बच गया, वरना आज तू छचोरी मुझे अपहृत कर